तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आज का? बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, यानी आज का जो एनालिसिस है वो आपका युद्धाभ्यास है। ठीक है, यानी आज के इस क्वेश्चन में जितने भी आपके युद्धाभ्यास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे युद्धाभ्यास को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों में बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर सही है। ये है आपका पहला स्टेटमेंट और ये है आपका दूसरा। क्या है पहला आपका? इस अभ्यास का आयोजन 8 से 15 नवंबर 2022 के मध्य कहां पर किया गया है? जापान में। और इस वर्ष के अभ्यास की जो मेजबानी है ये किसने किया है? अमेरिकी नौसेना के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर? करेक्ट कौन सा होगा? केवल दो वाला, ये आपका गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा गलत है। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल पहला। ठीक है, क्योंकि इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया है? जापान के द्वारा किया गया। और जापान में जब इसका आयोजन हुआ है तो इसका नेतृत्व जो है वो भी किसने किया है? जापान की सेना के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी मेजबानी जो है किसने किया है? जापानी नौसेना के द्वारा की गई है, ना कि अमेरिकी नौसेना। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें मालाबार की कि आखिर ये क्या है, मालाबार जो आपका युद्धाभ्यास है, आंसर तो क्लियर हो गया। कौन सा है आंसर? कौन सा हो गया? पहला। ठीक है, तो जो मालाबार युद्धाभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। कब शुरुआत किया गया था? 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जब शुरू किया गया था तो इसमें केवल दो देश थे। कौन कौन? इंडिया और अमेरिका। भारत और अमेरिका, केवल दो देश शामिल थे इसमें 1992 में। ये लगातार चलता रहा 2015 तक। कब तक? 2015 तक। 2015 में इसमें एक देश जुड़ गया। कौन? जापान। ठीक है, यानी एक नया देश इसमें ऐड हो गया। कौन सा देश? जापान। फिर से 2020 में इसी ग्रुप में एक और देश आ गया जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। यानी अब टोटल ये जो आपके मालाबार युद्धाभ्यास है इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई? 4। यानी ये आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जापान इस मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल कब हुआ था? 2015 में शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में कोविड के टाइम पीरियड में शामिल हुआ था 2020 में। मालाबार युद्धाभ्यास में देशों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके अलावा यही जो आपका मालाबार युद्धाभ्यास है इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड। क्वाड आप लोगों ने नाम सुना है ना? मैथ में पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। ठीक है, तो क्वाड का मतलब होता है 4 देशों का समूह। कौन है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। इन 4 देशों के समूह को क्वाड का नाम देते हैं। अभी हाल ही में क्वाड की जो समिट है इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? जापान में, टोक्यो में। कहां पर? जापान की जो राजधानी है टोक्यो। ठीक है, यहीं पर इस क्वाड समिट का आयोजन किया गया था। ठीक है, चौथी क्वाड समिट थी, याद रखिएगा। कौन सा सम्मेलन था क्वाड का? तो ये चौथा सम्मेलन था। यानी मालाबार एक युद्धाभ्यास है और क्वाड जो है एक प्रशासनिक समिति है, यानी इन 4 देशों का एक समूह है जिसको हम लोग क्वाड कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं G7 होता है, G20 होता है, ब्रिक्स होता है, तो एक समूह हो गया। तो इस प्रकार से इन्हीं 4 देशों का एक समूह कौन सा हो गया? क्वाड हो गया। इसकी बैठक कहां पर हुई थी? चौथी अभी जापान में। इतना क्लियर हुआ? उसके अलावा अन्य युद्धाभ्यासों की अगर हम बात करें, इसको लिख लिया सारे लोगों ने? हटा दिया जाए। चल, ये तो हो गया आपका मालाबार युद्धाभ्यास। उसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे अन्य युद्धाभ्यास भी होते हैं। मान लीजिए फ्रांस के साथ, भारत का फ्रांस के साथ कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? तो एक होता है गरुड़ युद्धाभ्यास। कौन सा? एक होता है वरुण युद्धाभ्यास और एक होता है शक्ति। भारत और फ्रांस कितने युद्धाभ्यास करते हैं? तो 3, गरुड़, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास। उसके अलावा भी जापान के साथ 2 दिन पहले युद्धाभ्यास हुआ था। अभी कल के शायद परसों के सेशन में हमने शाम को पढ़ाया भी था उसको। नाम क्या था? वीर गार्जियन। क्या नाम था? वीर गार्जियन। उसके अलावा एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन। और एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है जाइमेक्स। क्या नाम है? जाइमेक्स युद्धाभ्यास। ये जो वीर गार्जियन है ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, ये आपका जो है थल सेना का युद्धाभ्यास है, और जो जाइमेक्स है ये नेवी का युद्धाभ्यास है। ठीक है, यानी तीनों सेनाओं का अलग अलग युद्धाभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच में कितने? 3 युद्धाभ्यास। उसके अलावा अगर बात करें तो अमेरिका के साथ में, तो अमेरिका के साथ में जो भारत है ये वज्र प्रहार युद्धाभ्यास करता है। कौन सा?
वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, और एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम ही केवल युद्धाभ्यास है, ठीक है, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। अभी 18वां युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। इसके अलावा आपका ब्रिटेन यानी यूके के साथ में अगर बात करें तो ब्लू फ्लैग, कौन सा, ब्लू फ्लैग, और एक आपका होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, एक होता है आपका कोंकण, कौन सा, कोंकण युद्धाभ्यास। ये सारे युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, यूके यानी आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ में। उसके अलावा भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें, मान लीजिए जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, तो नेपाल के साथ में जो भारत युद्धाभ्यास करता है उसका नाम है सूर्य किरण युद्धाभ्यास, कौन सा, सूर्य किरण युद्धाभ्यास। उसके अलावा आपका जो चाइना के साथ भारत युद्धाभ्यास करता है उसका नाम है हैंड इन हैंड, क्या नाम है, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास। बांग्लादेश के साथ भारत जो है 2 युद्धाभ्यास आयोजित करता है, कितने, 2, एक होता है आपका बोंगो सागर, एक का नाम है बोंगो सागर और दूसरे का नाम है संप्रीति युद्धाभ्यास, कौन सा, संप्रीति, बोंगो सागर, ये संप्रीति। अभी आपका हाल ही में जो है बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश की नेवी के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है, बोंगो सागर युद्धाभ्यास का, तो ये होता है बांग्लादेश के साथ में, इतने याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे युद्धाभ्यास हैं जिनको नाम सुनकर आप जान सकते हैं, ठीक है, जैसे इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, हटाया जाए इसको। अगर उन युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें, जैसे अगर डायरेक्ट उनको अगर आप देखेंगे नाम से आपको पता चल जाएगा किसके साथ आयोजित हुआ है। जैसे एक है स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ, नाम से पता चलेगा। उसके अलावा एक है आपका विमबैक्स, विमबैक्स किसके साथ होता है, वियतनाम के साथ में, किसके साथ, वियतनाम। एक होता है आपका सेटमैक्स, किसके साथ होता है, सिंगापुर के साथ में। एक होता है आपका एमबैक्स, ये होता है आपका म्यांमार के साथ में, किसके साथ, म्यांमार। ये ऐसे 4 नाम हैं जिनको आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि इनका आयोजन किसके साथ किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में एक आपका सेशल्स एक देश है, कौन सा, सेशल्स, छोटा सा देश है, इसी के साथ भारत ने किया है लामीतीय युद्धाभ्यास, कौन सा, लामीतीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया है भारत ने, किसके साथ में, सेशल्स के साथ में। अभी कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को बताया भी था, एक जो ग्रुप बना हुआ है एशिया में, हमने बताया था उसके बारे में, चिरु युद्धाभ्यास, नाम क्या था, जिसमें कौन कौन शामिल था, ईरान, रशिया और चाइना, ठीक है, हमने बताया था ना, जो आपका युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसी के बारे में यहाँ प्रभाव जमाने के लिए जो है रशिया, चाइना और किसने, ईरान ने ये युद्धाभ्यास किया था, नाम है चिरु। चाइना के द्वारा एक अभी हाल ही में और युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था जिसका नाम है साझा भाग्य युद्धाभ्यास, नाम क्या है, साझा भाग्य। इसमें चाइना शामिल था, थाईलैंड शामिल था, मंगोलिया शामिल था, ठीक है, कौन कौन, चाइना, थाईलैंड, मंगोलिया और पाकिस्तान, ये देश इसमें शामिल थे। नाम क्या है, साझा भाग्य युद्धाभ्यास इसका नाम है। उसके अलावा भारत जो है अल नगाह युद्धाभ्यास एक आयोजित करता है, कौन सा, अल नगाह, नाम है, किसके साथ आयोजित किया जाता है, तो ये आपका ओमान के साथ में, किसके साथ, ओमान के साथ में, ठीक है। तो ये सारे ऐसे युद्धाभ्यास हैं जो हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा युद्धाभ्यास कौन से देश के साथ आयोजित किया जाता है। क्लियर है सारे, ठीक है। और कोई युद्धाभ्यास आप लोगों के दिमाग में तो नहीं चल रहा है, हाँ, क्या हुआ, अच्छा याद ही नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लिए ना, आगे बढ़ा जाए। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने भी युद्धाभ्यास हैं, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडेक्स, है ना, याद रखिएगा, ये जितनी भी आपकी क्लास चल रही हैं, हम इस वजह से इसको इस तरह बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके एक क्वेश्चन से एक टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि करंट जो है सबसे टफ लोग मानते हैं कि यार कहाँ से पढ़ें उसको। तो ये सोल्यूशन मिल रहा है कि आप एक क्वेश्चन से, जितने पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन युद्धाभ्यास से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है, नवंबर 2022 में किसने विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, अग्निलेट, नाम क्या है इसका, अग्निलेट, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसके द्वारा किया गया है यह परीक्षण, विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है, किसने किया है परीक्षण इसका, नासा, ये आपका नासा है, सॉरी क्या है, नासा, ये है आपका जाक्सा,
इसरो या फिर रॉसकॉसमॉस? आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? नासा नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसरो। ठीक है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसी के द्वारा दुनिया का पहला जो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, नाम है अग्निलेट, इसका जो है आविष्कार किया गया है, परीक्षण किया गया है। ठीक है, किसने किया है? इसरो ने किया है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुआ था? 1969 में स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बेंगलुरु में। अभी कलम ने बताया भी था आप लोगों को। इसके हेड कौन है? पी सोमनाथ। कौन है? पी सोमनाथ जो है इसके हेड हैं इसरो के। ठीक है, उसके अलावा नासा जो है ये क्या है? तो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहां की? याद रखिएगा, नासा जो है ये कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है? कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, जो प्रमुख है उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जापान की जो प्रमुख एजेंसी है उसका नाम क्या है? जाक्सा। रॉसकॉसमॉस जो है ये रशिया की, कहां की? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखिएगा, रूस की है रॉसकॉसमॉस। जाक्सा है जापान की, नासा है अमेरिका की, इंडिया की कौन सी है? इसरो है। और एक और पूछा जाता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ESA, यानी इसको कहते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो पूरे यूरोप के देशों के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान करती है। ठीक है, तो ये 5 याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, कई सारे महत्वपूर्ण जैसे इसरो के आपके प्रोजेक्ट हैं। आपने देखा है चंद्रयान 1, सुना है ना? चंद्रयान 1, ये जो चंद्रयान मिशन भेजा गया था, चंद्रयान 1, ये कब भेजा गया था? 2008 में। कब भेजा गया था पहला चंद्रयान मिशन? 2008 में। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, मंगल मिशन, अक्षय कुमार की, है ना? तो ये जो मंगल मिशन है, यानी मंगलयान, कौन सा? मंगलयान। ये जो मंगलयान है ये भेजा गया था 2013 में। दूसरा चंद्रयान 2 भेजा गया था आपका, चंद्रयान 2, ये कब भेजा गया था? 2019 में। 2019 में, कोविड से जस्ट पहले, है ना? जो आपका यहाँ पर चंद्रयान 2 के माध्यम से जो है एक रोवर भी भेजा गया था, जो वहां पर पहुंचते पहुंचते असफल हो गया था, है ना? उसके अलावा एक आपका मिशन भेजा जाएगा गगनयान 2023 में। गगनयान कब भेजा जाएगा? 2023 में। और साथ ही साथ चंद्रयान 3, कौन सा? चंद्रयान 3, ये भी आपका कब भेजा जाएगा? 2023 में। ठीक है, तो ये मिशन जो है भारत के इसरो के द्वारा जो मिशन लॉन्च किए गए हैं, इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ भारत के 3 महत्वपूर्ण संगठन हैं। एक है इसरो आपका, जो अंतरिक्ष अनुसंधान करता है। देखिए कंफ्यूजन होती है, कब कंफ्यूजन होता है? जब आपके ऑप्शन में इसरो दिया हो, DRDO दिया हो, साथ ही साथ आपका HAL दिया हो। ठीक है, ये 3 संगठन जब नाम दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि चंद्रयान 1 को जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना? तो यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, यार ये तीनों संगठन रक्षा क्षेत्र से हैं, अब इसमें आंसर कौन सा लगाएं? तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए याद रखिएगा, जब भी अनुसंधान के रूप में किसी भी उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो वो कौन करता है? इसरो करता है। जब भी सेना के लिए कोई हथियार बनाया जाता है तो वो कौन करता है? DRDO करता है। उसके अलावा जब भी वायुसेना के लिए कोई हेलीकॉप्टर बनाया जाता है तो वो कौन करता है? HAL करता है। HAL का नाम ही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा, ताकि आपके आंसर में कभी अगर ये ऑप्शन देखें तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर आंसर नहीं भी आता है तब भी आप उसका आंसर आसानी से लगा सकें। ठीक है ना? काफी सारे लोग कहते हैं, देखिए एग्जाम निकालना जो है ट्रिक है, नहीं आता तब भी उसको सही करना है। जैसे लोग तुक्का लगाते हैं ना, तो तुक्का लगाने का जो ऑप्शन है वो यही है कि आप जाने कि आखिर ये चीजें है क्या, आखिर तभी आप आसानी से उसमें अपना ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में जब स्थापना हुई थी नासा की। नासा की स्थापना भी कब हुई थी? 1958 में। दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी। और जो आपका HAL है, हमने कल बताया भी था, HAL की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये 1962 में किया गया था। ठीक है, स्थापना 1940 में हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1962 में हुआ था।
ठीक है ना, ये याद रखिए, इसमें लिख लीजिएगा, राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1962 में। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन, फाल्कन हैवी रॉकेट, इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं? 3 स्टेटमेंट आपके यहां पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को हमने इस वजह से लिया है क्योंकि देखिए, कभी भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है वो है पहला सबसे बड़ा सबसे छोटा। जब आपको ये लाइन कहीं दिख जाए तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। समझ रहे हैं ना? जैसे पूछ लिया गया कि पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक किसी खेल में किसने जीता है, ठीक है, वो खेल कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर वो पहली बार हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, ठीक है ना। या फिर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू अभी हाल ही में कहां बनाई गई है? कहां बनाई गई है? गुजरात में। यानी जब कहीं पर ये वर्ड आपका आ जाए, दुनिया का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बनाया गया है, सबसे लंबी सुरंग कौन सी बनाई गई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए कि यानी अगर ये पॉइंट दिख गया कहीं पर तो इसका मतलब है उसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहां पर ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, ठीक है, विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फाल्कन हैवी रॉकेट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 1 नवंबर 2022 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा अमेरिका से इसका सफल परीक्षण किया है। तीसरा क्या है? USSF 44 मिशन हेतु इसका प्रक्षेपण किया गया है। 3 स्टेटमेंट आपके यहां पर दिए गए हैं और आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? उपरोक्त सभी। क्या होगा? यानी तीनों स्टेटमेंट जो आपके यहां पर दिए गए हैं वो तीनों आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर ये की पॉइंट जो है याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली रॉकेट है कौन सा? फाल्कन हैवी। दूसरा, किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। कहां पर लॉन्च किया है? फ्लोरिडा में। अमेरिका में स्थल है फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा में इसको लॉन्च किया गया। फ्लोरिडा एक प्रकार का स्पेस, एक प्रकार से अनुसंधान का स्थल। जैसे भारत में आप देखेंगे कभी भी अगर कोई रॉकेट लॉन्च करना होता है तो कहां होता है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, या फिर पोखरण राजस्थान में, है ना। तो इसी प्रकार से अमेरिका में एक स्थल है जिसका नाम क्या है? फ्लोरिडा, जहां से ज्यादातर मिसाइल्स, रॉकेट, इनका प्रक्षेपण या परीक्षण किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर स्पेस एक्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। स्पेस एक्स है क्या? स्पेस एक्स याद रखिएगा, ये दुनिया की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी ये किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है। किसकी स्पेस एजेंसी है? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, नाम है एलन मस्क। किसकी है एजेंसी? एलन मस्क की एजेंसी है, याद रखिएगा। जो कौन है? तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है इस समय कौन? एलन मस्क। बहुत जल्द हमारे भारत के गौतम अडानी आने वाले हैं, है ना, क्योंकि इस समय दुनिया में कौन से स्थान पर हैं? तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है, तीसरे पे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब 1-2 महीने में हम लोग सुनेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुका है? गौतम अडानी। बिकॉज $150 मिलियन जो है उनकी समय संपत्ति हो चुकी है, जो 186 है एलन मस्क की। काफी नजदीक हैं दोनों लोग, ठीक है। सेकंड पे हैं आपके गूगल के जो इस समय हैं बेजोस, जो है वो बाहर। अमेजन के जो जेफ बेजोस थे वो पीछे हो गए हैं, ठीक है। हमें जिस समय गूगल के हैं, नाम है उनका जुकरबर्ग, ठीक है, वो इस समय जो है दूसरे पे आ चुके हैं। जेफ बेजोस चौथे नंबर पे चले गए। तीसरे पे कौन आ गया है? गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी। 8वें नंबर पर हैं हमारे भारत के मुकेश अंबानी। कौन से स्थान पर? 8वें नंबर पर है। लेकिन ये आंकड़े बहुत जल्दी जल्दी इस समय बदल रहे हैं क्योंकि मुकेश, जो आपके गौतम अडानी हैं, इनकी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है लगातार। क्योंकि अभी 2 महीने पहले आपने देखा था इनकी जो संपत्ति थी, इन्होंने मुकेश अंबानी को क्रॉस किया, ठीक है। लगभग $87 मिलियन उनकी संपत्ति थी। अब इन्होंने, इनकी संपत्ति लगभग 150 पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है 2 महीने में। तो फिर 186 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा किसकी एजेंसी है? तो स्पेस एक्स ये है एलन मस्क की एजेंसी, जिसके द्वारा जो है अंतरिक्ष अनुसंधान किए जाते हैं निजी क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को हमने सिर्फ इसी वजह से लिया था ताकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाया गया है जिसका नाम है फाल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है। अभी हाल ही में आपको एक रॉकेट है जिसका नाम है गईम,
इसको बनाया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? गईम नाम का रॉकेट। कभी कभी पूछा जाता है कि अभी हाल ही में गईम नाम के रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है, जिसको कौन से देश ने किया है? तो किसने किया है? ईरान ने किया है। उसके अलावा एक आपका जो है तियांगोंग, याद रखिएगा, क्या नाम है? तियांगोंग। किसने किया है? चीन के द्वारा किया गया है। आपका कौन सा? तियांगोंग। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में सर्बिया के वैज्ञानिकों ने किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर बीटल की एक नई प्रजाति का नाम रखा है? यानी नाम परिवर्तन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रोजर फेडरर, राफेल नदाल, नोवाक जोकोविच या फिर डेनियल मेदवेदेव। आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग क्वेश्चन भी आसानी से अगर पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो आंसर वहीं पर लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? आंसर देखिए, यहां पर ये क्या है? सर्बिया। और इनमें से सर्बिया का खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्हीं के नाम पर जो है एक बीटल की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। एक जीव है, एनिमल है, ठीक है, उसके जो है नाम रखा गया किसके नाम पर? नोवाक जोकोविच। टेनिस के बारे में तो कल हमने डिस्कस किया था कि यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। उसके अलावा फ्रेंच ओपन, मैक्सिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है? तो विंबलडन जीता है, इटालियन ओपन जीता है, ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वियना ओपन किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, कल हम लोग इसको डिस्कस किए थे। अभी हाल ही में इन्होंने जो है रोजर फेडरर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, किसने संन्यास की घोषणा की है? टेनिस से संबंध है इनका, ये पॉइंट याद रखिएगा, करंट के पॉइंट है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे नामों का परिवर्तन हुआ है, उन नामों को हम लोग देखेंगे हमारे देश में। ठीक है, जैसे अगर पहला नाम यहां पर डिस्कस करें तो एक राजपथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में है ना, इसका नाम क्या हो गया है? अटल नहीं हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। क्या हो गया है? अटल जी के नाम से तो कल सारी चीजें हमने आपको बताया भी था, फिर से भूल गए? हाँ, क्या होता है? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है, इसका नाम क्या है? अटल पथ हो गया है। बुंदेलखंड का नाम क्या है? अटल पथ इसका नाम है। उसके अलावा मोटेरा स्टेडियम, सारे नाम नोट कर लीजिएगा। मोटेरा स्टेडियम, इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आज इनकी माता जी का निधन हो गया है ना। उसके अलावा आपका जो है रायपुर के बारे में हमने बताया था, इसका नाम क्या हो गया है? अटल नगर इसका नाम हो गया है। आपका जो रोहतांग टनल है, कौन सा? रोहतांग टनल हिमाचल प्रदेश में है, इसका नाम क्या हो गया है? अटल टनल। क्या नाम हो गया है? अटल टनल इसका नाम हो गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका जो इलाहाबाद है, इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज इसका नाम हो गया है, प्रयागराज हो गया है। उसके अलावा एक आपका वाराणसी में मडुआडी स्टेशन है, इसका नाम क्या हो गया है? बनारस जंक्शन हो गया है। क्या हो गया है? बनारस जंक्शन हो गया है मडुआडी स्टेशन का। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है बगल में है मध्य प्रदेश, एमपी में आपका है होशंगाबाद। होशंगाबाद नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम हो गया है इसका नाम। उसके अलावा आपका है बाबई, नाम क्या हो गया है? माखन नगर, माखन नगर इसका नाम कर दिया गया है। उसके अलावा आपका कौन सा है? शिवपुरी, कौन सा नाम हो गया है? कुंडेश्वर धाम, कुंडेश्वर धाम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, क्या हो गया? कुंडेश्वर धाम हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया है? किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। उसके अलावा भोपाल मेट्रो, हमने बताया था आपको, राजा भोज किसके नाम पर? राजा भोज के नाम पर कर दिया गया भोपाल मेट्रो और भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों का नाम। ठीक है, उसके अलावा अयोध्या में एक जो मंदिर है भगवान राम का, उसकी तरफ जो रोड जाती है, उसका नाम रखा गया है कल्याण सिंह के नाम पर। अभी हाल ही में कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो एक नाम आपने सुना होगा व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप,
इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, उसके अलावा एक आपका है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। इसके अलावा यहीं पर आपका है एक नील द्वीप। नील द्वीप, इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। क्या नाम रखा गया है? शहीद द्वीप इसका नाम रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे एक फ्रूट होता है ड्रैगन फ्रूट, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम रखा गया है कमलम। क्या नाम रखा गया है? कमलम। आपके गुजरात में है केवड़िया, हमने बताया था ना। एकता नाम, इसका नाम क्या हो गया है? एकता नगर। ठीक है, एकता नगर। ये सारे नाम जो हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये सारे नाम पूछे जाते हैं कि अभी हाल ही में कौन से शहर का नाम परिवर्तित किया गया है। ठीक है, ये सारे नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। और आंसर हमारा यहां पर क्या है? नोवाक जोकोविच। जो लोग नहीं थे ये भी याद रखिएगा कि डेनियल मेदवेदेव जिन्होंने वियना ओपन जीता है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राफेल नडाल ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, साथ ही साथ आपका जो है मैक्सिकन ओपन, ये तीनों ओपन किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट जो आपके हैं, तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है? तो विंबल्डन। कौन सा? विंबल्डन। विंबल्डन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और इटालियन ओपन। ठीक है, इटालियन ओपन। और इनके बारे में याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, रोजर फेडरर ने। क्लियर हुआ सारी चीजें? आगे बढ़ा जाए, चलें? चलिए, चंद्रयान 3, ये क्वेश्चन फॉन्ट गलत किए हैं इसको, चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका है MK3 आई रॉकेट। ठीक है, ये जो है अभी हाल ही में चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, यानी उसके बाद भेजा जाने वाला मिशन जो अभी आपको हमने बताया, चंद्रयान 3। ठीक है, 2023 में। ठीक है, इसको 2000 ये जो 19 दिया गया है, ये चंद्रयान 2 का है। ठीक है, 2019 में दिया गया है। ये किससे इसको लॉन्च किया गया था? तो MK3 रॉकेट है जिसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। और ये 2000 जो आपका 19 में चंद्रयान 2 भेजा गया था, उसी का अनुवर्ती मिशन होगा जो 2023 में भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपके तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है वियना ओपन। इसका आंसर भी अभी हमने बता दिया है आपको, क्या हो जाएगा? डेनियल मेदवेदेव। आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है कौन सा ओपन? वियना ओपन। चलिए इस पे आते हैं, महिला T20 विश्व कप। कौन सा? महिला T20 विश्व कप 2022। कितने स्टेटमेंट हैं? 4 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। पहला है 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक महिला T20 एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है? याद रखिएगा, UAE में। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में। दूसरा है भारत ने फाइनल में श्रीलंका को पराजित करके खिताब को जीत लिया है। दूसरा की पॉइंट आपको याद रखना है, भारत ने किसको पराजित किया है? श्रीलंका को। तीसरा, भारत T20 एशिया कप 2022 में भारत की दीप्ति शर्मा ये प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई है। और चौथा क्या है? सर्वाधिक 217 रन भारत की बल्लेबाज जेजिमा रोड्रिग्स ने बनाए हैं। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट आपके यहां पर दिए गए हैं महिला T20 एशिया कप से संबंधित। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी वाला। कौन सा? हमने आपको यह भी बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 90% हमारे आंसर क्या होते हैं? डी, यानी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। 10% में आयोग कभी खेला कर जाता है। ठीक है, लेकिन आंसर ज्यादातर आपके क्या होंगे? उपर्युक्त सभी। अगर नहीं भी आता, अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं, तब भी आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फैक्ट बेसिस नहीं होते हैं, नॉलेज बेसिस होते हैं। यानी यहां पर आयोग आपकी नॉलेज को जानना चाहता है कि आपने उस सब्जेक्ट के बारे में कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारे चारों यहां पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये की पॉइंट याद रखिएगा कि इस एशिया कप का आयोजन कहां पर हुआ है? UAE में। नोट कर लीजिएगा। भारत ने किसको पराजित किया है? श्रीलंका को पराजित किया है। इसमें दीप्ति शर्मा जो है ये प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई हैं। साथ ही साथ 217 रन सबसे ज्यादा भारत की बल्लेबाज हैं जेजिमा रोड्रिग्स, इन्होंने बनाए हैं। और चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे।
साथ ही साथ कई सारे टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पर जो होते हैं हमने आपको बताया है, लेकिन एक बार याद कर लीजिएगा फिर से। वर्ल्ड कप जो आपका T20 वर्ल्ड कप है मेल में, अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान को हरा करके इंग्लैंड विजेता बना है। कौन जीता है? इंग्लैंड इसका विजेता बना है। किसको पराजित किया था? पाकिस्तान को पराजित करके। ठीक है, उसके अलावा आपका जो वर्ल्ड कप है फीमेल, वर्ल्ड कप फीमेल जो आपका है T20 में, ये किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ओडीआई अगर वर्ल्ड कप की बात करें, यानी वनडे जो आपका 50 ओवर का जो मैच होता है, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप जो आपका मेल है, इसको भी किसने जीता है? इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड की किस्मत इस समय साथ चल रही है ना। उसके अलावा आपका जो ओडीआई है फीमेल में, फीमेल ओडीआई वर्ल्ड कप, ये किसने जीता है? तो ये भी किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। यानी ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप का जो एक प्रकार से वुमेन वाला है वो भी जीता है, और ओडीआई का फीमेल जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और वर्ल्ड कप T20 मेल और वर्ल्ड कप ओडीआई मेल दोनों किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। यानी आपको याद करने में आसानी होगी कि ये दोनों को आसानी से आप किस तरह से याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो एशिया कप, यहाँ तो महिलाओं का एशिया कप किसने जीत लिया है? भारत ने। लेकिन अगर पुरुषों के एशिया कप की बात की जाए तो पुरुषों में एशिया कप इस बार किसने जीता है? श्रीलंका ने। किसने जीता है? श्रीलंका ने जीत लिया है एशिया कप को। ठीक है, किसको पराजित किया था? तो वही हर बार हारने वाला पाकिस्तान, है ना, जो भारत से भी हारता है और यहाँ श्रीलंका से और यहाँ इंग्लैंड से भी हारता है। उसके अलावा आपका आईपीएल आयोजित किया गया था इस बार, आईपीएल 15 15वां संस्करण था। इस समय तो आईपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी भी चल रही है ना। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? चलिए जल्दी से बताइए कौन है? आईपीएल 15 ये कहां पर इसका जो विजेता बना है कौन है? गुजरात लायंस। किसको पराजित किया है? राजस्थान रॉयल्स को इसने पराजित किया है। ये पहली बार 2 टीमें शामिल हुई थी आईपीएल 15 में, याद रखिएगा। एक आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स और आपका एक गुजरात लायंस, 2 टीमें इसमें इस बार शामिल हुई थी। टीमों की संख्या कितनी थी? 10 थी। इसमें पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए थे जोस बटलर ने, जिन्हें इस आपके नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ठीक है, नवंबर में प्लेयर ऑफ द मंथ किसको घोषित किया गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ, याद रखिएगा। ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है ये पहले नहीं दिया जाता था, 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आईपीएल से संबंधित सबसे ज्यादा रन जोस बटलर ने, जबकि सबसे ज्यादा विकेट जो किसने लिया है? यजुवेंद्र चहल ने। सबसे इमर्जिंग प्लेयर कौन बना है? उमरान मलिक। क्या नाम है? इमर्जिंग प्लेयर, जो आपका यानी इस पूरे टूर्नामेंट में एक नया खिलाड़ी जो उभर कर आया है उसका नाम क्या है? उमरान मलिक। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या हुआ? सैम करन, वेरी गुड। नाम क्या है? सैम करन। ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगा प्लेयर बना है, याद रखिएगा, 18 करोड़ में, 18 करोड़ में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। क्या है? अक्टूबर 2022 को किस पूर्व क्रिकेटर को दिसंबर 2022 में आयोजित होने वाले तीसरे नेत्रहीन T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कौन सा है T20 विश्व कप? और इसको आपको पता होना चाहिए कि किसने जीत लिया है? भारत ने। ठीक है, इस T20 विश्व कप को, नेत्रहीन का जो तीसरा T20 विश्व कप है, किसने जीता है? भारत ने जीत लिया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, युवराज सिंह या फिर सुरेश रैना? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तुक्का मारिए। हरभजन सिंह। आप लोगों का आंसर क्या है? युवराज सिंह, वेरी गुड। आंसर क्या है? मतलब तुक्का आप लोगों का लग जाता है। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन के बारे में कि T20 विश्व कप जो आपका है नेत्रहीन का, उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। लेकिन आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें, अगर शुरुआत करें एक श्रृंखला की, तो सबसे पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर डिश टीवी आप लोगों के घर में है। ठीक है, डिश टीवी, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। आज बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है ना, काफी बुरी तरीके से। उसके अलावा बिहार खादी, बिहार खादी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। कौन है? मनोज तिवारी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी, ओडीओपी का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट,
लिख लीजिएगा फुल फॉर्म। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। जापान से ग्रहण किया गया है और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ठीक है। ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त। कौन है? संजय दत्त। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमसी मैरीकॉम, जिनको हम लोग कहते हैं सुपर मॉम, है ना। भारत के लिए जितने भी टूर्नामेंट हैं सब में भारत के लिए इन्होंने मेडल जीता है, एमसी मैरीकॉम ने। बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो पेप्सी, कौन सा? पेप्सी और भारत पे। भारत पे आपका जो एक प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है सलमान खान। क्या नाम है? सलमान खान उनका नाम है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो है, अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, कैप्टन कूल जिसको हम लोग कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ये जो किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर है, तो अभी हाल ही में इनको गरुणा एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? गरुणा एरोस्पेस। उसके अलावा एक आप लोगों ने पेंट का नाम सुना होगा, इंडिगो। इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। ड्रीम 11 आप लोगों ने देखा है ना, मैच लगाते हैं या नहीं? ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा कार 24, कार 24 यानी कहीं पर अगर आप जाते हैं तो कार बुक कर सकते हैं, किसके माध्यम से? कार 24 के माध्यम से। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन की, अगर हम बात करें, अमिताभ बच्चन, बिग बी जिनको हम लोग कहते हैं, अमिताभ बच्चन जो है ये गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके? गुजरात टूरिज्म। ठीक है। उसके अलावा पल्स पोलियो यानी 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो, पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, SBM यानी दरवाजा बंद अभियान जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। यानी शौचालय का हर जगह, सारे जगह पर एक प्रकार से प्रत्येक घर में निर्माण करवाना, जिसको हम लोग कहते हैं दरवाजा बंद अभियान। ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। उसके अलावा तो आपको पता ही है ठंडा तेल, मैगी, है ना, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ये याद रखिएगा। गुजरात पर्यटन, पल्स पोलियो, SBM, दरवाजा बंद अभियान, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। उसके अलावा एक अभी हाल ही में जो है अक्षय मित्र, कौन सा? अक्षय मित्र, अभी लगभग 1 हफ्ते पहले जो है अक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर घोषित की गई हैं। इनका नाम है इनका नाम है दीपा मलिक। क्या नाम है? दीपा मलिक, जो रेसलर हैं, कुश्ती की, है ना, रेसलर है, इनको बनाया गया है। ठीक है। उसके अलावा फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, फिट इंडिया, फिट इंडिया, इसके अक्षय कुमार भी हैं, सोनू सूद भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अक्षय कुमार जो हैं, इनको उत्तराखंड का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर ये भी हैं, ऋषभ पंत भी, यहाँ पर अक्षय कुमार भी हैं। देखिए, हर क्षेत्र में अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। जैसे आपने देखा बिहार में, अभी हमने बताया था आपको, बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। वहीं बिहार में एक गायिका है मैथिली, जिसका नाम है, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, मैथिली को वहां का सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। तो एक ही राज्य में कई सारे अलग अलग चीजों के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके ब्रांड एम्बेसडर से पूछे जा सकते हैं। आमिर खान जो आपके हैं सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है। सीएट टायर्स, सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। युवराज सिंह ये वही हैं जिन्होंने 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड पर जो है 6 छक्के मारे थे, याद है ना। 2007 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाड़ी, नाम क्या था? स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2022 में कितने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? यानी किसने जो है हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति हिमा कोहली, उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, या फिर न्यायमूर्ति अनिल अग्रवाल। आंसर क्या हो जाएगा? धनंजय यशवंत। क्या? डी, तुक्का, लेकिन आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है। क्या हो जाएगा?
तीसरा आंसर यहां पर आपका सही है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और ये भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके पिता भी जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। यानी पिता और पुत्र की जोड़ी जो है एक प्रकार से CJI रह चुकी है, और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अब थोड़ा सा पॉलिटी में हम लोग जाने वाले हैं, पॉलिटी के सेक्शन में, ठीक है। तो जो भी पॉइंट हैं काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के उच्च आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं मुख्य न्यायाधीश CJI जो आपका है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 124 से 147 तक इसका उल्लेख मिलता है। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहां पर रहती है? दिल्ली में। टोटल इसमें न्यायाधीश कितने हैं? तो 33 + 1, 33 + 1, यानी 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। यानी ये आपके जस्टिस हैं और ये चीफ जस्टिस हैं। इतना क्लियर हुआ? तो टोटल संख्या है 34। जब भारत में संविधान बना था और पहली बार हाईकोर्ट जब गठित किया गया था उस समय संख्या थी 7 + 1, यानी शुरुआत जब हुई थी भारत में सुप्रीम कोर्ट की तब संख्या कितनी थी? केवल 8 थी, ठीक है। अब देखते हैं ये जो आपके आर्टिकल्स हैं 124 से लेकर के 147 तक में जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 जो है ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। किस चीज के? सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, उसमें नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन सारे लोगों की नियुक्ति, ये सारी चीजें किस में दी गई हैं? आर्टिकल 124 में दी गई हैं। उसके अलावा आर्टिकल 125, आर्टिकल 126 और आर्टिकल 127, ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित हैं। नियुक्तियों का मतलब है आर्टिकल 125 के तहत जो है आपके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है, जो नेचुरल न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 126 जो आपका है इसके तहत जो है कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कार्यवाहक का मतलब समझ रहे हैं? जैसे अगर कोई छुट्टी पर है, एब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी जगह पर जो है आर्टिकल 126 के तहत नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 127 जो है ये नियुक्ति होती है जब कोई रिटायर न्यायाधीश है उसको बुलाया जाए। मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर कोई टीचर है पढ़ा रहा है, सपोज दैट, ठीक है, और वो एब्सेंट है या कई दिन से गायब है, ठीक है, और टीचरों की संख्या कम हो गई है, तो जो टीचर रिटायर हो चुके हैं उनसे बोला जाता है कि भाई कुछ दिन आ जाइए और थोड़ा सा यहाँ का देख रेख कीजिए, जो निर्णय देने हैं। तो जो रिटायर कर्मचारी हैं, रिटायर जो जज हैं, उनको कार्य के लिए बुलाया जाता है आर्टिकल 127 के तहत, ठीक है। उसके अलावा एक आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 129। इसके अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कई बार आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और ये कौन से आर्टिकल के तहत बताया गया है? तो आर्टिकल 129 में, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 130, आर्टिकल 130, इसमें क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी ब्रांच, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति की परमिशन से कहीं पर भी पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोल सकता है या वहां सुनवाई कर सकता है, ठीक है। और ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 130 में। आर्टिकल 131 से लेकर के आर्टिकल 136 तक ये सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार हैं। क्या है? अपीलीय अधिकार है, यानी अलग अलग मामलों में किस तरह से अपील की जा सकती है, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 131 से लेकर के 136 तक में, ठीक है। आर्टिकल 137 जो आपका है सुप्रीम कोर्ट का, ये है पुनर्विचार। किसका है? पुनर्विचार। पुनर्विचार का मतलब होता है जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दे दिया है या 20 साल की सजा दे दी है, बाद में उसको पता चलता है कि वो मतलब इस जो सजा दी गई है उसके योग्य नहीं है, ठीक है, तो फिर से अपने निर्णय पर वो विचार कर सकता है। और ये आर्टिकल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पुनर्विचार का जो आर्टिकल है और अभिलेख का आर्टिकल है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 138, आर्टिकल 138 में कहा गया है कि जो संसद है, संसद ये
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को बढ़ा सकती है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कोई जरूरत पड़ती है बढ़ाने की, जैसे रिट जारी किया जाता है, आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है 5 प्रकार की, ठीक है। तो अगर संसद को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और शक्ति देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, तो आर्टिकल 138 के तहत क्या कर सकती है, वो उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक आपका आर्टिकल है 139, ये आपका रिट के संबंध में अधिकार है। जो आपका आर्टिकल 32 है इसी में वृद्धि का अधिकार है, आर्टिकल 139। एक आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 143, जिसको कहते हैं परामर्श का अधिकार। क्या होता है, परामर्श का अधिकार। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। परामर्श का अधिकार का मतलब है कि राष्ट्रपति जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। और अगर वो विधिक प्रश्न है यानी संवैधानिक प्रश्न है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है वो इसके लिए बाध्य होगा कि वो उस राष्ट्रपति को उस मामले में सलाह दे। लेकिन अगर मामला कोई दूसरा है तो सीजेआई जो है बाध्य नहीं, वो मना भी कर सकता है कि हमें कुछ नहीं बताना, आपको जो मनो कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर संवैधानिक मामले हैं तो सीजेआई बाध्य होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1773 के, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे देश में 1774 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में भारत में पहली बार एक केंद्रीय न्यायालय या कह सकते हैं संघ न्यायालय का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद इस संघ न्यायालय को भारत में वास्तविक रूप दिया गया था 1937 में। लेकिन स्वतंत्र भारत में हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है ये हुआ था आपका 1950 में। कब किया गया था, 1950 में हमारे देश के स्वतंत्र न्यायालय का गठन हुआ था। याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए टाइम ज्यादा हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जमशेद जी ईरानी का निधन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण निधन है, ठीक है। और आज भी कुछ निधन हुए हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। अक्टूबर 2022 को जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया है और उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि अभी हाल ही में इस व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका संबंध कौन से क्षेत्र से है। अभी हाल ही में इस राजनेता का निधन हो गया है जो किस पार्टी से संबंधित है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दो स्टेटमेंट आपके हैं कि वह टाटा मोटर्स के जो है प्रबंध निदेशक थे पूर्व। दूसरा है उन्हें वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? दोनों सही हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ये टाटा मोटर्स नहीं, टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक थे, ठीक है। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक थे पहले, और इस प्रकार से आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। दूसरा आपका यहां पर सही हो जाएगा, 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे ये पूछें ये जो अवार्ड है इसके वितरण की शुरुआत कब हुई थी? पद्म भूषण अवार्ड, पद्म अवार्डों की श्रृंखला जो है शुरुआत कब हुई थी? हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? उससे छोटा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा कौन सा है? ये लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके क्रम पूछा जाता है, और क्रम याद आपको ऐसे रखना है कि जो छोटा है वो छोटा है, जो छोटा है यानी पद्मश्री ये सबसे नीचे है क्योंकि सबसे छोटा है, उससे बड़ा है पद्म भूषण, उससे बड़ा है पद्म विभूषण, और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। इसकी शुरुआत हमारे देश में होती है 1954 से, 1954 से, ठीक है। लेकिन बीच में मोरारजी देसाई जब सरकार आई थी तो उन्होंने इसको बंद कर दिया था। बाद में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई तो उन्होंने फिर से इसको चालू कर दिया था, ठीक है। यानी 2 बार जो है आपके इस अवार्ड को जो है बंद किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे निधन पे, तो आंसर हमारा है दूसरा। इस क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे महत्वपूर्ण निधन राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं जिन्हें आप लोगों को याद रहना चाहिए, उनके नाम
और उनके क्षेत्र। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है शिंजो आबे। क्या नाम है? कहाँ के हैं? जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी के सबसे खास आदमी थे, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इन्हीं शिंजो आबे को जो है भारत में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2020 में। इसके अलावा जो है आपका नेताजी पुरस्कार इनको दिया गया था। कौन सा? नेताजी पुरस्कार। ठीक है, ये 2 सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा किसको? शिंजो आबे को। दूसरा नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यूएसएसआर के अंतिम लीडर। यूएसएसआर का मतलब समझते हैं ना? सोवियत संघ रशिया, जो आज रूस हम लोग कहते हैं, वो पहले था सोवियत संघ रूस, इसको हम कहते हैं यूएसएसआर। ठीक है, यूनाइटेड उस समय था, यानी उसमें जो 15 देश थे जो अब अलग हो गए हैं, वो पहले इसके साथ थे, तब इसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे। इसके सबसे अंतिम जो लीडर थे उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था, यूएसएसआर के अंतिम लीडर थे। ठीक है, उसके अलावा ब्रिटेन की महारानी, नाम क्या है? एलिजाबेथ द्वितीय। क्या नाम था? एलिजाबेथ द्वितीय। 15 देशों की महारानी थी, याद रखिएगा, केवल ब्रिटेन की नहीं, नाम केवल ब्रिटेन का है। ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी कौन है? यही है, क्योंकि 15 ऐसे उपनिवेश देश हैं जो आज भी जो हैं ब्रिटेन के शासक को अपना राजा मानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जबकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, उसके अलावा देशमंड टट्टू, देशमंड टट्टू, ये एक समाज सुधारक हैं। जैसे भारत में महात्मा गांधी थे, वैसे ही साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता थे, नाम है देशमंड टट्टू, इनका निधन हुआ है। उसके अलावा 2 खिलाड़ियों का निधन हुआ है। एक का नाम हमने कल आपको बताया भी था, साइमंड्स, एंड्रू साइमंड्स। ठीक है, क्रिकेटर है। और शेन वॉर्न, क्या नाम है? शेन वॉर्न, दोनों लोग क्रिकेटर हैं। ठीक है, उसके अलावा भारत के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं मिल्खा सिंह, इनका भी निधन हुआ है, मिल्खा सिंह। ठीक है, अब आ गए हम लोग भारत में। भारत में साहित्यिक जो लोग हैं उनका काफी सारा निधन हुआ है, जैसे लता मंगेशकर। क्या नाम है? लता मंगेशकर। कौन है? गायिका हैं। उसके अलावा बप्पी लाहिड़ी, बप्पी लाहिड़ी, ये भी कौन है? गायिका हैं। इन्हीं लता मंगेशकर के नाम पर ही कल हमने बताया था आपको, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड शुरू किया गया है। पहला अवार्ड किसको दिया गया है? मोदी जी को, है ना। उसके अलावा आपका अभी हाल ही में जो है राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। राजू श्रीवास्तव कौन है? कॉमेडियन है। ठीक है, एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो हैं 2 मुख्यमंत्रियों का निधन हुआ है। एक थे कल्याण सिंह और दूसरा नाम है मुलायम सिंह यादव। क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। इसमें याद ये करना है कि इनका संबंध कौन से क्षेत्रों से है। ठीक है, जो काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनका नाम ही नहीं जानते हैं। कौन है एलिजाबेथ? मिखाइल गोर्बाचोव कौन है? इनका संबंध कौन से देश से है? एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनता है कि अभी हाल ही में मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया है, जिनका संबंध निम्न में से कौन से देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है, रशिया से है, अमेरिका से है, ब्रिटेन से है। तो जब पता ही नहीं कि रशिया से है तो कैसे आंसर लगाएंगे? ठीक है ना। उसके अलावा ये एंड्रू साइमंड्स और शेन वॉर्न है, इनका नाम दे दिया गया। अब जो मैच नहीं देखता है, क्रिकेट मैच नहीं देखता, उसको कैसे पता होगा कि ये क्रिकेटर हैं? ठीक है, सिर्फ इतना ही अगर पूछ लेगा कि अभी हाल ही में साइमंड्स का निधन हुआ है, इनका संबंध कौन से खेल से है? जब आपको पता होगा क्रिकेट से है तब तो आप क्रिकेट बताएंगे ना। ठीक है, व्यक्ति कहाँ के हैं वो तो बात अलग की हो गई कि ऑस्ट्रेलिया के हैं या जहाँ के हैं। ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि इनका संबंध कौन से खेल से रहा है। जैसे मिल्खा सिंह, कौन से खेल से इनका संबंध है? दौड़ से, है ना, धावक हैं, एथलीट से। ठीक है, तो एथलेटिक्स से इनका संबंध है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। उसके अलावा अभी हाल ही में एक बहुत ही साउथ के काफी इंपॉर्टेंट हीरो थे, नाम है पुनीत राजकुमार। मूवी देखते हैं आप लोग? हाँ, झूठ क्यों बोलते हैं नहीं देखते हैं। ठीक है, पुनीत राजकुमार, इनको जो है अभी हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। कौन सा? मरणोपरांत जो है इन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? पुनीत राजकुमार को दिया गया है। ठीक है, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट एक प्रकार से व्यक्तित्व हैं।
उसके अलावा भारत के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। नाम याद है? राकेश झुनझुनवाला। क्या नाम है? राकेश झुनझुनवाला, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है। ठीक है, उनका भी निधन हुआ है। उसके अलावा राहुल बजाज का निधन हुआ। ये सारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, राहुल बजाज, बजाज इंडस्ट्री के एक प्रकार से प्रबंधक निदेशक थे ये, उनका भी निधन हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम जो आपके महत्वपूर्ण निधन भारत में हुए हैं। ठीक है, तो टाइम ज्यादा हो चुका है, क्लास को आज खत्म करते हैं यहीं पर। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हुए सारे लोगों को?